अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो शुक्र है कि बारान रहमत बरसी और शदीद गर्मी में जो हमारी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको तो हम पे कोई तरस नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला को ज़रूर आ गया। और थोड़ी ये है कि बारिश वगैरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई, लेकिन आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो हादसात की जद में रहे। अभी हम इस बात का अफसोस कर रहे थे कि कान्हा में जो मासूम बच्चे जाँ बहक हुए, तो वहीं जो अफसोसनाक खबर आई है आज महूडंड से, वो भी बड़ी तकलीफ़ दे है, जहाँ पर सयाहों की कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और खबर यही आ रही है कि अभी 1-2 लोग लापता हैं और खुदा न खास्ता उनकी भी हलाकत का ही खदशा है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जेल रिफॉर्म्स के ऊपर। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ कश्मीर इलेक्शन के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। कहानी है कि जी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अब पीटीआई जो है उसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बॉयकॉट का फ़ैसला कर लिया है। ये बात बार बार हो रही थी कि जब आपको बल्ले का निशान भी नहीं दिया, जब आपको कैंपेन भी नहीं करने देनी, और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ना कुछ नशिस्तें जीत गए तो वो नशिस्तें फिर भी आपको नहीं मिलेंगी, और अगर मिल ही गई तो उन उम्मीदवारों को भी ज़बरदस्ती दूसरी पार्टीज़ में शामिल करवा दिया जाएगा। तो जब आपके इलेक्शन का यही हाल होना है तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उसको एक लेजिटिमेसी फ्राहम करने की। तो ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब खबरें ये आ रही हैं कि एक अहम इजलास में इस मुतालिक फ़ैसला कर लिया गया है। अभी इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि हम 1-2 दिन में इसका ऐलान कर देंगे, लेकिन हमने अहम फ़ैसले किए हैं। तो ज़रा ये ख़बर दे रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर ले। तो एक तो ये मामला है, लेकिन कश्मीर में अदरवाइज़ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब का वहाँ पे इत्तेहाद हो गया है। तो दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इससे पहले जो हुकूमत है वो कश्मीर में पीपल्स पार्टी की है। अब पीपल्स पार्टी के ही मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो जो 12 नशस्तों वाला मामला है उसके ऊपर खुल के अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, और अब उनका ये कहना है कि जनाब ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं था, बल्कि ये बड़ा जायज़ मुतालबा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी भी असम्बली के रुकन किसी और जगह से वोट लेकर मुंतखब हों। तो ये एक जायज़ मुतालबा है, और इसके ऊपर जो है अलबत्ता उनका ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि इसमें कानून साजी होनी चाहिए और पार्लिमान में इससे मुतालिक फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल एक उसूली तौर पर अगर आप ये कहें कि जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया है। शौकत मीर जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के बाद अभी तक उनकी कोई ख़बर नहीं आई है, ना किसी अदालत में उन्हें पेश किया गया है। लेकिन शौकत नवाज़ मीर की गिरफ़्तारी के बाद भी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कोई एहतजाज कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अगरचे मुज़फ़्फ़राबाद में तो कल से ही कुछ जो थे कारोबारी मराकज़ वो किसी हद तक खुल गए थे, लेकिन ओवरऑल धरना अभी भी यहाँ पे धीर कोट में जारी था। और शौकत नवाज़ मीर की गिरफ़्तारी के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में भी बड़े पैमाने पर लोग निकले और उन्होंने एहतजाज किया। तो फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई धरने का जो वजूद है ख़त्म हो गया या कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लग रहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अपना अगला लाहेमल देगी। और शौकत नवाज़ मीर से मुतालिक अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, और उनके हवाले से कोई कहीं गिरफ़्तारी को शो भी नहीं किया गया। अलबत्ता कुछ हुकूमत के महबूब सहाफ़ी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़े राब्ते निकल आए हैं बैरून ममालिक से और बहुत कुछ शवाहिद आ गए हैं। तो ये भी हमने बहुत दफ़ा सुना है, देखा है। अक्सर जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो किसी को कोई शवाहिद नहीं मिलते, और जब कोई अपने हुकूक की बात करने के लिए खड़ा होता है तो अचानक से शवाहिद मिलना शुरू हो जाते हैं कि जी बैरून ममालिक से फ़ंडिंग है, उन्हें तरबियत हासिल है, वग़ैरह वग़ैरह। अगर ऐसा कुछ वाकई है तो फिर उसको सामने लाया जाए। हमेशा ये बातें एक बहुत ही आप कह लें कि बिल्कुल ऐसे ही स्पेस में कर दी जाती हैं, इसकी कोई सबूत फ्राहम नहीं किए जाते। मारंग बलोच से मुतालिक भी हम यही खबरें सुनते रहे, मुमकिन है दुरुस्त भी हों, लेकिन भाई फिर सामने लेकर आए ना। वो शवाहिद तो हमें कहीं दिखाई नहीं जाते, वो सबूत तो हमें नहीं दिखाए जाते, बस बताया जाता है कि जी ये है। इसी तरह अब ये इन के ऊपर भी यही इल्ज़ामात हैं
لیکن اس کے اوپر بھی یہی مسئلے مسائل ہیں کہ جی شواہد سامنے نہیں لے کے آ رہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی انصار عباسی صاحب کی خبر ہے یا عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں یا فلاں کہہ رہا ہے، تو وہ اس طرح ہوا میں باتیں ہیں۔ بہرحال اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، تاکہ جو بیانیے کی جنگ ہے وہاں پر بھی حکومت کہیں آپ کو لڑتی ہوئی نظر آئے، اور دوسرا اس کے موقف میں کچھ وزن تو پیدا ہو۔ جب آپ اس طرح آ کے خالی خولی الزامات لگاتے ہیں تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو جس کو بھی غدار کہا جاتا ہے بنیادی طور پر وہی آپ کا حقوق کے لیے لڑنے والا شخص ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فور شور بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہر بڑے لیڈر کو مختلف اوقات میں غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، تو لوگ تو اب ان سرٹیفکیٹس کو سیریس بھی نہیں لیتے۔ تو آپ نے خود ہی ان سرٹیفکیٹس کا مذاق بنا دیا ہر ایک کو غدار ڈکلیئر کر کے۔ تو اگر سچ میں کوئی غدار ہے تو اس کے میرا خیال ہے شواہد سامنے لانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آزاد کشمیر کے الیکشن سے جڑی آج ہم نے دیکھی وہ یہ کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ علیم خان صاحب کی پارٹی، جس کو گلگت بلتستان میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، اس میں اس وقت بھی 4 سے 5 لوگ جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے، اور اب آزاد کشمیر الیکشن میں تو اس سے پہلے کہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا پہلے ہی لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ اتنی اب اوپن ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ان کو کون بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال اس پارٹی کو جو ہے وہ تگڑا کرنے کی پالیسی چل رہی ہے۔ تو یہ اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، ورنہ ہر کوئی جو سیاسی رموز سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بھائی ایک ایسی پارٹی جو الیکشن میں پہلے تھی ہی نہیں کبھی، پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور اس پارٹی میں پہلے سے جو لوگ ہیں وہ کیوں شامل ہو رہے ہوں گے، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ گراؤنڈ پر تو ابھی ان کی کوئی اس طرح سے ورکنگ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں انقلاب لے آئے ہیں کہ جناب اس کو دیکھ کے آزاد کشمیر کے لوگ بھی کوئی بڑے متاثر ہو گئے ہوں۔ تو آخر ایسے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس پارٹی کی طرف جائیں گے؟ تو ظاہر ہے اس کی وجوہات مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ وہی سیاسی انجینئرنگ ہے جو ہم بڑے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور 2024 کے بعد سے تو یہ سیاسی انجینئرنگ ویسے لوگوں کی حد تک، یعنی عوامی سپورٹ کی حد تک تو فیل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیے جن کو انجینئر کر کے ادھر سے ادھر کیا گیا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے نسبتاً نئے لوگوں کو یا بالکل ان نون لوگوں تک کو جا کے ووٹ کر دیے، صرف اس لیے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کو ماننے سے انکاری تھے، ورنہ اس سے پہلے یہ کافی ایک کامیاب تجربہ ہوتا تھا، اور ہر پارٹی کے ساتھ یہ تجربے ہوئے اور اس میں کامیابی کے بھی 99% چانسز ہوتے تھے، لیکن یہاں پر یہ جو تجربہ ہے یہ ناکام ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ضرور ہوگا کہ استحکام پارٹی کی آپ کو کوئی سیٹیں نظر آ جائیں گی آزاد کشمیر میں، ہو سکتا ہے کہ ممکنہ حکومت سازی میں بھی ان کو کوئی حصہ مل جائے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا ان کو عوامی سپورٹ مل جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ انجینئرنگ کر کے انہیں سیاسی طاقت تو بخش سکتے ہیں، امیدوار تو دے سکتے ہیں، لیکن عوامی حمایت نہیں دے سکتے، اور یہ ہم نے 2024 کے الیکشنز میں بھی ہوتا دیکھا۔ بہرحال جی، عبدالعلیم خان صاحب کی پارٹی کو تگڑا کیا جا رہا ہے ہر حصے میں، اور اس سے میرا خیال ہے تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے پیپلز پارٹی اور PMLN کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کو تو اس لیے فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے پاس چلیں اور کچھ نہیں ہے، صرف عوام کی ایک طاقت تو ہے، ان بیچاروں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ان کے سجن روٹ کے ادھر ادھر اپنی نظر کرم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان پارٹیز کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ جناب آپ ہماری طرف نظر کرم کرنے کے بجائے استحکام کو مزید استحکام بخش رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ باقی دیکھتے ہیں جب الیکشن ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ حادثات کی خبریں ہیں۔ ایک تو سیاحوں کی کشتی جو ہے وہ جھیل سیف اللہ میں الٹ گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 8-9 افراد اس میں شامل تھے اور سب کے سب ڈوب گئے۔ اس کے بعد سے تلاش جاری تھی جس میں سے 6 لاشیں ابھی تک نکال لی گئی ہیں، باقی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور خدشہ یہی ہے کہ ان کی بھی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو چکی ہو میں بھی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے اگر وہ کہیں زندہ مل جائیں۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور سہیل آفریدی نے اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ آپ نے ادھر دیکھا، وہاں پہ بھی جانوں کا ضیاع ہوا، وہاں زیادہ دل دکھا کیونکہ وہ بچے تھے اور بے قصور تھے بیچارے، کہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور چھت گر گئی ان کے اوپر۔ ایک افسوسناک واقعہ اور پیش آیا، آسمانی بجلی گرنے سے ایک مدرسے کے اوپر 20 طالبات جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں، تو یہ بھی افسوسناک۔ تو کافی حادثات ہو رہے ہیں۔
यहाँ पर मैं ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि बाकायदा तौर पर मुल्क में मानसून जो मौसम है उसका आगाज़ हो चुका है, मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। और पहले दिन जो है वो आपने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी बारिशें हुई हैं। और जहाँ उससे लोग खुश हो जाते हैं कि चलें गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट गया है, तो वहीं लोगों को ये परेशानी होती है कि लोड शेडिंग भी बड़ी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा अब जो हमारा कंसर्न होता है वो ये है कि हादसात ना हो रूनुमा, क्योंकि आमतौर पर जो हम देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें होती हैं उसके बाद कई हादसात भी रूनुमा होते हैं। कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं पे कोई लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात, क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात, करंट लगने के वाक़यात, या फिर खुदा न खास्ता जो हम अर्बन फ्लडिंग देखते हैं उसके वाक़यात। तो इसमें लोगों का बहुत जानी या माली नुकसान होता है। तो आप सबसे बहुत ज़्यादा मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को ख़ुद भी महफूज रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रखें। बाज़ लोग इंजॉय करने के चक्कर में अपने आप को जो है वो मुसीबत में डाल लेते हैं या ख़तरात मोल ले लेते हैं। ये काम ना करें, क्योंकि आपका जो इंजॉयमेंट है वो चंद लम्हों की होती है, लेकिन चंद लम्हों की जो ख़ता है उसकी सज़ा जो है वो बड़ी लंबी होती है। बल्कि एक वाक़या आपने देखा हो शायद, ये पिछले दिनों एक दरियाए कुनहार में एक साहब जो थे टिकटॉक बनाने के लिए उतरे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने डाला जो था वीगो डाला, उसको कहीं जो है वो अपनी उसमें दरिया में उतार दिया। अब वो जब दरिया में वीगो डाला उतारा है तो वो दरिया का बहाव तेज़ था, वो बह गया उसमें। अब उसके अंदर जो 4 से 5 अफराद थे वो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई। वहाँ अल्लाह का ये करम हुआ कि रेस्क्यू जो है खैबर पख्तूनख्वा 1122 उन्होंने, मकामी जो रेस्क्यू थी उन्होंने वहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम दिखाया और उनको रेस्क्यू कर लिया नौजवानों को। लेकिन ये टिकटॉक बनाने का जो जुनून है ये बड़ा खौफनाक है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये बहुत ज़्यादा एक बीमारी की तरह फैल रहा है। लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, सेल्फियाँ बनाने और टिकटॉक बनाने के चक्कर में इतने ख़तरनाक स्टंट करते हैं कि उससे उनकी जान भी जा सकती है और गई हैं कई जानें। हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं। यहाँ पे तो ये रेस्क्यू हो गई, जो टीम थी पूरी, फ्रेंड्स का ग्रुप था या जो भी, लेकिन कहीं पर ऐसा मुमकिन होता है। लास्ट टाइम आपने देखा था दरियाए स्वात में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब एक फ़ैमिली वहाँ पर फंस गई थी एक जगह पर और फिर उसके बाद टाइमली रेस्क्यू नहीं हो पाई और फिर किस तरह एक एक करके वो तमाम अफराद जो थे वो सैलाबी पानी की नज़र हो गए थे। तो आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ्टी को जो है वो सबसे पहले मलहूज़े खातिर रखें। दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि जब ये इस तरह के मौसम हों कि जिसमें आपको पता है तूफ़ान आते हैं, बारिशें होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहाव होता है, तो इन मौक़ों के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी कोई एडवेंचर ना करें। ख़ास तौर पर फैमिली और बच्चों के साथ तो बिल्कुल कोई एडवेंचर ना करें और घरों में रहें, महफूज रहें। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकलें, वरना कोशिश ये करें कि अपने घरों में महफूज रहें ताकि हादसात से बचा जा सके। तो ये मैंने मैसेज आप लोगों को लाजमी देना था। आखिर में जी खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इसको होल्ड कर रहे हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पहली बात तो ये कि भाई रिफॉर्म्स की, कानून की अमलदारी की, ये तमाम बातें और कैदियों के हकूक़ की बातें तो तब आप करें ना जब मुल्क में किसी को कोई हकूक़ मिलने हैं। जब लिखे हुए पहले से जो तयशुदा कवानीन हैं उनके ऊपर भी अमल नहीं होना, लिखे हुए और जो एक्सेप्टेड दुनिया भर में हुकूक ऑलरेडी तयशुदा हैं वो भी आपने नहीं अपने अवाम को देने, तो फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि ये कॉन्फ्रेंसेस करने की आखिर ज़रूरत क्या है, ये तमाशा करने की आखिर ज़रूरत क्या है। ख़बर ये भी आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब भी मुमकिन तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हैं और हो सकता है कि उनका खिताब भी हो उसमें। देखेंगे जनाब, सुहेल आफरीदी साहब जो अदरवाइज़ हर जगह पे इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट है इस निज़ाम के तहत उसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं, कहते हैं कि जी उनको बुनियादी हुकूक नहीं मिले। तो अब देखेंगे कि जहाँ फ़ोरम है वहाँ पे वो पहुँचते हैं या नहीं और उनको बात करने का मौका मिलता है या नहीं, और फिर वो किस मौसर अंदाज से अपना मुकदमा लड़ते हैं, क्योंकि ये इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज मैं ये खबर पढ़ी थी कि कोट लखपत जेल में पानी जो है उसकी शदीद कमी है, पानी ठीक से दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो अगर आप कैदी हैं, अगर आप ये तो चलें हम उनकी बात कर रहे होते हैं अक्सर जो सियासी कैदी हैं, जो अदरवाइज़ भी कैदी हैं, जो वाकई मुजरिम लोग हैं, इवन उनके भी कुछ ना कुछ हुकूक हैं। तो ये नहीं है कि अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है या उसको कोई सज़ा हो गई है या वो किसी ट्रायल को भुगत रहा है और इस वजह से वो जेल में है, तो आप उसके बाकी तमाम हुकूक को पसे पुश्त डाल सकें।
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو اس کے جیل مینول کے مطابق رائٹس ہیں, جو آپ کی عالمی تنظیمیں ہیں, عالمی ادارے ہیں, ان کے مطابق جو رائٹس ہیں وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا لگتا ہے یہ سب چیزیں اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہیں, ناپید ہو چکی ہیں. آپ کو وہ رائٹس نظر نہیں آتے قیدیوں کے لیے, اور خاص طور پر جو سیاسی قیدی ہیں وہ تو بدترین سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں, چاہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوں, چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوں, چاہے وہ کسی بھی جیل میں ہوں. اور اس میں آگے سے آگے مزید صورتحال خراب ہو رہی ہے. کوئی اس میں بہتری آنے کے بجائے الٹا اس میں اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جی کوئی سیاسی قیدی آپ تھوڑی بہت سختی بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ایونچولی چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو جیلوں میں, لیکن اس کے باوجود بھی سختیاں ان کے اوپر کم نہیں ہو رہی. اور اس طرح کے حالات میں رکھا گیا ہے کہ کوئی 20 کے قریب افراد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, جو جیلوں سے باہر نکلتے ساتھ ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں, یا جیلوں سے ہی مختلف بیماریاں لے کر نکلے ہیں اور اس کے بعد ان کے انتقال ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں بھی ایک کارکن کا اسی طرح انتقال ہوا ہے. تو آخر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جیلوں میں ایسی کیا کنڈیشنز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو کر جان سے جا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر توجہ تو تب ہونا جب کوئی انسانی حقوق کی کسی کو فکر ہو. یہاں پر تو مزید صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. تو بہرحال جی جیل ریفارمز کی شدید ترین ضرورت ہے. اس میں اگر نارمل حالات میں ہمیں ذرا سی بھی اس بات کی کوئی امید ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی ریفارمز ہو سکیں گی تو اس سے اچھا کوئی سٹیپ نہیں تھا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف ایک کانفرنس ہی ثابت ہوگی. اس کے بعد ہونا تو وہی ہے جو بادشاہ کا اس وقت حکم ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.